हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से आपका आयरन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था समास। हम बात कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों समास की। समास हम बात कर रहे थे समास कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के समास होते हैं और कितने प्रकार के इनके भेद हो सकते हैं। ये सब हम चर्चाएं कर चुके थे। हमने जो जाना था प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो हमने जाना था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सामान्य रूप से समास की बात की जाए तो समास 6 प्रकार के होते हैं, और अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो मुख्य रूप से समास 4 ही प्रकार के होते हैं। और हमने पदों के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी कि जिसका पहला पद प्रधान होता है ऐसा समास कौन सा है। ऐसा समास है अव्ययी भाव समास। ऐसा समास जिसमें पूर्व उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता है, ऐसा समास कौन सा है बताइए? तत्पुरुष समास। और ऐसा समास जिसमें सभी पद अर्थात दोनों पदों की प्रधानता होती है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा समास कौन सा है? ऐसा समास है हमारा द्वंद्व समास। ऐसा समास बताइए जिसमें न तो पहला पद प्रधान हो न ही दूसरा पद प्रधान हो, अपितु कोई अन्य ही पद प्रधान होता है अर्थात तीसरा ही अर्थ निकल करके सामने आता है। वो कौन सा समास हो जाता है हमारा? वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। परंतु आप कहोगे कि साहब ये तो 4 ही समास हुए। हाँ बिल्कुल, ये 4 ही हैं, परंतु बात करेंगे तत्पुरुष जो समास है, उस तत्पुरुष समास की हमने बात की थी कि तत्पुरुष समास के जो 2 भेद होते हैं, एक तो होता है कर्मधारय समास, एक होता है द्विगु समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय की बात की जाती है, जबकि हमारे द्विगु समास में संख्यावाची शब्दों की बात की जाती है। ये सब हम बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये कक्षा जो चल रही है प्यारे विद्यार्थियों, ये जितने भी बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 6 से लेकर के, और भले से वो कंपटीशन का एग्जाम ही क्यों ना दे रहा हो, सभी के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। क्योंकि जहां जहां हिंदी की बात होती है वहां वहां प्यारे विद्यार्थियों समास वाला टॉपिक होता ही है। और हमें इस प्रकार से थोड़ी सी अगर हमें कामयाबी पानी है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से समझना होगा, समझने के बाद में ही, क्योंकि समास को हम ऐसे नहीं समझ सकते कि ठीक है आ जाएगा। समास को समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की आवश्यकता होती है प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहला समास होता है वो हमारा पहला जो समास है अव्ययी भाव समास। बात करेंगे हम आज अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं, क्या इसकी परिभाषा है, यह हम जानेंगे। बच्चों, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाया करती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाया करती है, परंतु कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद मिल जाया करती है। इसलिए हमें कामयाब होना है, हमें टूटना नहीं है। और कामयाब होने के लिए आप आयरन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। प्यारे विद्यार्थियों, कोटा में नहीं पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली हमारी आयरन क्लासेस की जो कि 3 ब्रांचें हैं, पहली श्रीनाथपुरम, दूसरी आरकेपुरम और तीसरी महावीर नगर 3rd। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर आपकी सफलता सुनिश्चित करनी है
तो आज ही आप आयरन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर और ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम इसकी परिभाषा, उदाहरण, बाकी सब लिखेंगे। देखो, अव्ययी इसके नाम से ही जान सकते हैं। देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। परिभाषा, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में पूर्व पद, जिस सामासिक पद में पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिस सामासिक पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, और वह पद कोई अव्यय होता है, अव्यय होता है, और वह पद कोई अव्यय होता है। एक बार फिर से समझेंगे कि जिस सामासिक पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है और वह पद कोई अव्यय होता है, तो उसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर पूर्व पद अर्थात पहले पद की प्रधानता होगी उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहेंगे, और वो पहला पद भी क्या होगा, हमारा अव्यय होगा। अब अव्यय किसे कहते हैं? जब तक हम इस शब्द के बारे में नहीं समझेंगे, इस शब्द के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी कि अव्यय क्या है, जब तक हम अव्यय को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अव्यय भाव समास को नहीं समझ सकते। अब अव्यय क्या है? अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो, जो खर्च नहीं हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, ऐसे शब्द जिनमें कुछ जोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे शब्द जिनमें न तो हमारी तरफ से हम कुछ जोड़ सकते, नहीं हमारी तरफ से कुछ तोड़ सकते, ऐसे पद हमें क्या कहलाते, हमारे लिए क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जिसका पहला पद ही क्या होगा, या तो कोई अव्यय होगा या फिर क्या होगा, कोई उपसर्ग होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? कोई उपसर्ग होगा, वहां पर ही क्या होगा, हमारा अव्यय भाव समास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वो अव्यय पद कौन से हैं, वो उपसर्ग कौन से हैं। तो हम उदाहरणों के माध्यम से उनकी बात करेंगे कि वो अव्यय पद कौन से हैं। तो लिख लेते हैं, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में निम्नलिखित, यदि किसी शब्द में निम्नलिखित यदि किसी शब्द में निम्नलिखित उपसर्ग
यदि किसी शब्द में निम्नलिखित उपसर्ग या यदि किसी शब्द में निम्नलिखित उपसर्ग या अव्यय जुड़े होते हैं तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। समास होता है। आप जानते हैं कि वो पद कौन से हैं जिनके मिलने पर हम उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप उनको लिखिएगा। जैसे यथा, आ, निर, बे, बा, नी, दूर। समझ रहे हो? यथा, आ, निर, बे, बा, नी, दुर, अनु, स, ला, इत्यादि ऐसे शब्द हैं कि अगर इन उपसर्गों या अव्ययों के साथ कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो वो सारा पद क्या कहलाएगा? हमारा अव्ययी भाव से संबंधित उदाहरण कहलाएगा। किससे संबंधित उदाहरण कहलाएगा? अव्ययी भाव से संबंधित उदाहरण कहलाएगा। जैसे हमारे पास एक शब्द आया, यथाक्रम। अब इस शब्द में क्रम शब्द तो है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों क्या जुड़ा हुआ है? यथा जुड़ा हुआ है। तो हम समझ क्या लेंगे कि इस पद में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा? जैसे मान लीजिए आजीवन में खाना नहीं खाऊंगा। अरे मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कहने का मतलब यह है आजीवन। तो यहां पर जीवन जो शब्द है उसके साथ आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे शब्द में क्या कहलाएगा? आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और एक लैंग्वेज में ध्यान रखना कि समास से बना हुआ पद क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है। तो आइए इसके एक एक नियम को हम पढ़ते हैं, एक एक नियम से संबंधित बातें पढ़ते हैं, एक एक उदाहरण को पढ़ते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आ जाए हम झिझके नहीं, उसका हर प्रकार से हम मुकाबला कर पाएं, क्योंकि ये समास आपके जीवन भर चलने वाले हैं। आ रही है बात प्यारे विद्यार्थियों समझ में आप लोगों की? हम ध्यान देंगे कि सबसे पहला नियम कौन सा है। तो जो सबसे पहला नियम है आइए उसको देखते हैं। नियम पहला,
जो पहला नियम है हमारा, वो पहला नियम, जैसे बात करें हम यथा, सबसे पहला जो शब्द आया हमारा आता है यथा। यथा, इस यथा शब्द का अर्थ क्या होता है? यथा शब्द का अर्थ क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? क्या हो जाएगा? अनुसार। क्या हो जाएगा? जैसे या अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे या अनुसार हो जाएगा। जैसे, अनुसार, जैसे या अनुसार हो जाएगा। जैसे या अनुसार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे इसमें। यथाक्रम, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा योग्य, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। किसके अनुसार प्यारे विद्यार्थियों? योग्यता के अनुसार। यथा धर्म, यथा धर्म, यथा स्व, स्वयं के अनुसार, यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। इस प्रकार से जहां पर भी आपको यथा नजर आ जाता है, उस यथा में क्या होने वाला है? हमारा अव्ययी भाव समास होने वाला है। यह था हमारा नियम नंबर 1। यह था हमारा नियम नंबर 1। अब बात करते हैं हम नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 में हमारे पास जो शब्द आने वाला है, अव्यय आने वाला है, वो है आ। कौन सा प्यारे बच्चों? आ। अब आ का मतलब क्या होता है? तक या समेत। क्या हो जाएगा? तक या समेत। तक, समेत। जिस शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा होगा वहां पर भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आ और तक। देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे आजीवन, आजीवन, आमरण, आमरण, मरने तक, आजानुभुज, आ जानू, आ जानू बाहु, आ जानू बाहु। क्या हो जाएगा? आ जानू बाहु, आ जानू बाहु। उसके बाद कौन सा शब्द आ जाएगा? आ पान भोज्य, आपान भोज्य। आबाल वृद्ध, कौन सा शब्द हो जाएगा? आबाल वृद्ध, आबाल, बाल वृद्ध, बच्चों से लेकर बड़ों तक। आबाल वृद्ध का मतलब क्या हो जाएगा? बच्चों से लेकर के बड़ों तक। आजीवन, आमरण, आजानुबाहु, आपान भोज्य, भोजन करने तक, और आबाल वृद्ध अर्थात
बच्चों से लेकर के बड़े तक। समझ में आया? अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 की हम बात करते हैं। नियम नंबर 3 में जो हमारे पास शब्द आता है वो शब्द आता है निर। वो शब्द क्या आता है प्यारे बच्चों? निर। निर का मतलब जाने क्या होता है प्यारे बच्चों? निर का मतलब क्या होता है? नहीं या बिना। क्या हो जाएगा? नहीं या बिना। बिना, नहीं या बिना। जहां पर भी आपको निर दिखाई दे जाता है वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, निर या बिना। तो देखते हैं, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अव्ययी भाव समास है। हालांकि लंबा है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से समझना ही होगा। बस यहीं से हमारे पास उदाहरण बनकर के आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द आ जाता है निराकार। आपके सामने कौन सा शब्द आया? निराकार। निराकार, निराकार शब्द है, इसमें भी कौन सा समास होगा? हमारा अव्ययी भाव समास होगा, निर्दोष। निर्दोष जो शब्द है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? निर्दोष शब्द में भी हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य जो शब्द है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। उसके बाद निरूपाय। निरूपाय जिसका कोई उपाय नहीं है, बिना उपाय के, तो निरूपाय भी क्या हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निराशा। निराशा, निराशा। ये जितने भी शब्द हैं, निराकार, निर्दोष, निरुद्देश्य, निरूपाय, निराशा, इन सभी शब्दों में कौन सा समास हो जाएगा प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब चलते हैं नियम नंबर 4 पर। जो नियम नंबर 4 है हमारा, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 की बात करें तो नियम नंबर 4 में जो हमारा शब्द रहेगा वो है नी। नी, इस नी का मतलब भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? नी का मतलब भी होता है बिना। क्या होता है? बिना, या फिर होता है नहीं। नहीं, बिना या फिर होता है नहीं। जैसे हमारे पास शब्द आ जाता है, मान लीजिए निवारण। निवारण, निवारण। निबंध, जो बंद के रहित है, बंद से बंद नहीं है जिसमें, वो क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। निबंध हो गया। निबंध, ये जो हमारे उदाहरण हैं, निवारण हो गया, निबंध हो गया, ये किसके उदाहरण हैं? अगर आपके सामने आ जाता है कि निबंध शब्द में कौन सा समास होगा, तो आपका जवाब क्या रहने वाला है? अव्ययी भाव समास रहने वाला है। इसमें और शब्द हैं, निपात। निपात, नियोग। नियोग, निरोग। ये जो सारे शब्द हैं हमारे पास, इन सारे शब्दों में क्या हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि निवारण शब्द में कौन सा समास होगा, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। निबात, निबंध, नियोग आदि शब्दों में कौन सा समास हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अब चलते हैं नियम नंबर 5।
नियम नंबर जो 5 है हमारा वो है बे। बे, जैसे आपने सुना होगा ना बे, यानी किसी का जैसे बेकार, बेइज्जत, इस प्रकार से इसके उदाहरण होने वाले हैं। देख लिए, देखा आपने? इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों रहित। रहित, जैसे हमारे पास उदाहरण आ जाते हैं। पहला उदाहरण है बेकार, बेकार, बेशर्म, बेशर्म, जिसको शर्म नहीं आती है, जो शर्म रहित है वो क्या है? बेशर्म है। बेहया, बेहया, बेइज्जत, जिसमें इज्जत नहीं होती, बेइज्जत करना कहते हैं कि आज तो बेइज्जती हो गई, बेइज्जत। बेनाम बादशाह, बेनाम, बेनाम। तो ये जो सारे उदाहरण हैं हमारे, बेकार हो गया, बेशर्म हो गया, बेहया हो गया, बेइज्जत हो गया, बेनाम हो गया, इन सभी में कौन सा समास हो सकता है? अव्ययीभाव समास हो सकता है। और भी उदाहरण आ जाएंगे, सोचो, विचार करो, कौन कौन से आ जाएंगे? हाँ, विचार को बताइए। हाँ, बेवफा, बेवफा, बेवफा निकली है तू, कौन सा हो जाएगा? बेवफा। जो वफा रहित है वो क्या है? बेवफा है। बेवफा कैसे हुई? क्योंकि बेवजह लड़ाई हुई थी। कैसे लड़ाई हुई थी? बेवजह। बेवजह। ये जो सारे उदाहरण देख रहे हो आप, बेकार, बेशर्म, बेहया, बेइज्जत, बेनाम, बेवफा, बेवजह, ये सारे उदाहरण हैं। इन सभी में कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये हम जो लिख रहे हैं ये क्या है? समस्त पद हैं, सामासिक पद हैं। हमारे से जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल 4 ही प्रकार से देखना किस प्रकार से हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको कोई शब्द देकर के पूछ सकता है। जैसे आपके सामने एक शब्द आ गया बेवजह, बेवजह। अब जो बेवजह शब्द दिया, यहां पर आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि जो बेवजह शब्द है इसमें समास कौन सा है? कौन सा समास है? इसमें समास कौन सा है? एक तो इस प्रकार का प्रश्न हो गया कि समास कौन सा है, कौन सा है। जो दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा जाने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, वो दूसरा जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा आपसे समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? ये तो पहला प्रश्न था कि इसमें समास कौन सा है। दूसरा, समास विग्रह क्या होगा? जो शब्द है उसका समास विग्रह क्या होगा? वजह रहित, बेवजह, बिना किसी वजह के। जो तीसरा प्रश्न हमारे सामने बनने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, वो ये बनने वाला है जैसे आपको समास विग्रह करके दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? समास विग्रह करके दे दिया जाता है। जैसे आपके सामने एक शब्द दे दिया गया शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब यहां आपसे कहा जाएगा कि इसका समास क्या होगा, इसका संक्षेप क्या होगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आपका जवाब जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? क्या होने वाला है?
यथाशक्ति हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, यथाशक्ति हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाने वाला है। तो तीसरे प्रकार का प्रश्न, जो तीसरे प्रकार का प्रश्न है आपसे, वो किस प्रकार का पूछा जाएगा? शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति। इस प्रकार से हमारे से तीन ही प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समास कौन सा है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या होने वाला है, इसके अलावा समास में से हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। आई बात समझ में आपको? इन सभी के अलावा और कोई किसी भी प्रकार के प्रश्न समास से नहीं बनते हैं, भले से समास कोई सा भी हो। और प्यारे विद्यार्थियों, अव्ययी भाव समास थोड़ा सा लंबा है, इसमें कई प्रकार के शब्द आते हैं, सारे उपसर्ग आ जाते हैं, सारे अव्यय पद आ जाते हैं। और मुझे आशा है कि आज की एक अव्ययी भाव समास की पहली जो कक्षा थी आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो इसको वापस दोबारा से रिविज करके देखना, बहुत अच्छे से समझना। जो नियम लिखा रखे हैं उन नियमों को बिल्कुल याद ही कर लेना है कि उनमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। अभी हमारे पास नियम और हैं, उनको हम आगे की कक्षाओं में जैसे जैसे हमें समय मिलेगा लिखने वाले हैं। आपको बिल्कुल प्रॉपर व्याकरण की समस्त कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएगी इस आयरन क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेते हैं हम आज के लिए आप लोगों से विदा। अच्छे से ध्यान देकर के पढ़ते रहिएगा। इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय।